बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। पीछे से पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ के आए थे, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, ओजेनेसिस के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या जिसको हम सिस्टम का नाम देते हैं, ये बेसिकली होता क्या है हमारे पास। हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ड साइकिल आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि साइकिल हम किसे कहते हैं। साइकिल आप पढ़ते हैं कि भाई कोई भी हमारे पास ऐसा प्रोसेस जो कि एक पॉइंट से हमारे पास शुरू होता है, मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट से शुरू हुआ और वो दूसरे पॉइंट तक चलता है, फिर वो दूसरे पॉइंट से क्या करता है कि वहां से दोबारा चल के वापस उसी पॉइंट तक आ जाता है। तो ये एक सारा प्रोसेस, ये एक सारा चक्कर जो हमारे पास होता है, इस चक्कर को हम साइकिल का नाम देते हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इससे हमारे मुराद क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल में एग की फॉर्मेशन होगी और वो अपना सारा जो उसमें कंप्लीट प्रोसेस होगा उसको करने के बाद वो क्या करेगा, फिर दोबारा से वही एक साइकिल हमारे पास चलता है, दोबारा से एक एग बनेगा, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो यहाँ पर हमने साइकिल के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में सिंपली यहाँ पर जान लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन या हमारे पास ये प्रोसेस क्या होता है। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एग इज अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ऐसा प्रोसेस जिसमें फीमेल के अंदर एग का बनना और वो प्रोसेस रिपीट होना, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, या दूसरा जो उसको नाम दिया जाता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है। ये बाज औरतों के अंदर, ज्यादातर औरतों के अंदर ये 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है, फिर दोबारा से ये साइकिल 28 दिन के बाद चलता है। और बाज औरतों के अंदर, बहुत कम औरतों के अंदर ये 30 दिन का भी होता है। अब ये हमारे पास ये आ गया कि भाई ये कुछ औरतों के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास साइकिल चलता है ये 28 डेज का होगा और बाज औरतों के अंदर हम देखते हैं कि 30 डेज का होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसको हम मजीद दो साइकिल के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर तकसीम कर देते हैं। एक हमारे पास आता है ओवरियन साइकिल और दूसरा हमारे पास है यूटेरियन साइकिल। इन दोनों को यहाँ पर हम देखेंगे। ओवरियन साइकिल हम कहेंगे कि ऐसा साइकिल जिसमें ओवरीज के अंदर जो चेंजिंग आती है, ऐसे साइकिल को हम ओवरियन साइकिल का नाम देते हैं या ओवरियन स्टेजेस का नाम देते हैं। यूटेरियन साइकिल हमारे पास ये एक ऐसा है जिसमें हमारे पास यूट्रस के अंदर जो भी चेंजिंग आती है उसको हम यूटेरियन साइकिल का नाम देते हैं। तो ये हमने सिंपली इसको यहाँ तक देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इजीली समझने के लिए हम देखते हैं कि इसको 4 स्टेजेस के अंदर, 4 फेजेस के अंदर हम तकसीम कर देते हैं ताकि हम इजीली इसको पढ़ सकें। वो हमारे पास 4 कौन सी स्टेजेस इसकी आ जाती है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आती है फॉलिक्यूलर स्टेज। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्टेज आती है उसको हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन स्टेज का नाम देंगे। थर्ड हमारे पास आती है ल्यूटियल स्टेज और फोर्थ पे हमारे पास आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हमारे पास 4 ऐसी स्टेजेस हैं जिनमें से हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, जो सिस्टम है हमारे पास, वो गुजरता है। तो इनको यहाँ पर हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम फॉलिक्यूलर स्टेज की यहाँ पर बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी फीमेल्स होती हैं, जब वो पुबर्टी तक पहुंचती है, अपनी बलोगत तक पहुंचती है, तो उस वक्त उनको क्या होता है कि उनकी बॉडी में से, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन को हम नाम देते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं। अब हमें पता है कि जब भी कोई फीमेल तकरीबन 12 से 14 साल की एज तक कोई फीमेल, कोई बच्ची चली जाती है तो वो अपनी बलोगत की एज तक चली जाती है। तो उस वक्त उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में से हम देखते हैं कि उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि ओवरीज के अंदर आकर इफेक्ट करता है। उस हार्मोन को हम नाम देते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब यहाँ पर इसके वर्ड से, इसके नाम से हमें जाहिर हो रहा है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो कि फोलिकल की फॉर्मेशन करता है, फोलिकल को स्टिमुलेट करता है, ऐसे हार्मोन को हम नाम देते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल, आपने जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने फोलिकल के बारे में पढ़ा था कि ओवरीज के अंदर, ये ओवरी आपने पढ़ा है,
ये ओवरीज के अंदर कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर इन बबल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये ओवरीज के अंदर मौजूद होते हैं, इनको फोलिकल का नाम देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, यहाँ पर एक हार्मोन को रिलीज किया, उस हार्मोन को क्या नाम देते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इन सारे जो हमारे पास फोलिकल बने हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक फोलिकल आगे जो है वो जनरेट हो पाता है, आगे वो ओसाइट के साथ मैच्योर होता है। बाकी जो हमारे पास फोलिकल होते हैं ये एक डीजेनरेटिव मेथड के जरिए क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वहां से टूट जाते हैं। उस मेथड को हम नाम देते हैं फोलिकल अट्रेशिया का नाम देते हैं। आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है फोलिकल अट्रेशिया या अट्रेसिया, जो भी आप पढ़ना चाहें इसको प्रोनाउंसिएट करें। तो यहाँ पर हमारे पास ये आया कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन को रिलीज किया, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस हार्मोन ने जब इसके ऊपर इफेक्ट किया तो यहाँ पर फोलिकल की फॉर्मेशन हुई। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक फोलिकल आगे जो है वो जनरेट हो पाएगा, आगे वो ग्रो करेगा, बाकी जो इसमें से होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पहला जो स्टेज आता है उसको हमने फोलिकुलर स्टेज, इस स्टेज को हमने फोलिकुलर स्टेज का नाम दे दिया। नेक्स्ट अब क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ओवरी होती है, यहाँ पर ये एक हार्मोन को रिलीज करती है, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का। यहां से ओवरी एक हार्मोन को रिलीज करेगी, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर हो गया कि हमारे पास यहां से ओवरी ने एक हार्मोन को रिलीज किया, उस हार्मोन को हमने नाम दे दिया एस्ट्रोजन हार्मोन का। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन आ गया, इसके यहाँ पर दो काम होंगे। वो दो काम क्या होते हैं? पहला, अगर हम इसका काम देखें तो इसने क्या करना होता है, ये जाकर सीधा अफेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बना रहा है, इसको ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये कहेगा कि भाई यहाँ पर तुम्हारा जो काम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, नेक्स्ट अब मेरा काम है जो भी होना है यहाँ पर। तो इसने क्या किया कि जो हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन रहा था उसकी जो सिक्रीशन थी उसको इसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। पहला काम इसका ये हो गया। सेकंड काम इसका क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का? सेकंड, यहां पर अगर हम इसका काम देखें तो हम कहते हैं कि इसने यहां पर जाकर, ये हमारे पास अगर आपने पढ़ा था तो स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा था, ये हमारे पास यूट्रस वाल होती है। इस यूट्रस वाल को क्या करना होता है, मोटा करना होता है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। अब आपको पता है कि जब भी आगे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर वो जाइगोट ने इसी के साथ, बच्चे ने लगा रहना है ये यूट्रस वाल के साथ, तो इसको क्या करना होता है, उसने मजबूत करना होता है। और दूसरा, आपकी बुक के अंदर उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है वेस्कुलराइज। वेस्कुलराइज का मतलब होता है कि वहां पर खून की सप्लाई लेके आता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ने एक तो यहाँ पर इसकी वाल को मोटा कर दिया, यूट्रस वाल को। दूसरे नंबर पर इसने क्या काम किया कि ये जो हमारे पास यूट्रस वाल है इसके अंदर खून की सप्लाई को लेके आएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आपको पता है कि यहाँ पर आकर जो हमारे पास नया इंडिविजुअल बनता है, नया फीटस बनता है, उसकी यहाँ पर ग्रोथ वगैरह होनी है। तो इस वजह से ये यहाँ पर क्या करता है, इसकी वाल को मोटा करेगा। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ये हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन का काम हो गया, ये हमारे पास फोलिकुलर स्टेज का जो एंड था वो हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आकर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा साइकिल चलता है, ओव्यूलेशन साइकिल, जिसको हम नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी बुक को अगर हम फॉलो करें तो उन्होंने लिखा भी है, डिक्रीज ऑफ FSH and increase estrogen cause the pituitary gland to secrete luteining hormone which induce ovulation, the release of ovum from the follicle। यहाँ पर अब नेक्स्ट भाई क्या होता है कि हमारे पास ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जब एस्ट्रोजन हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो तब जाकर यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन को हम नाम देते हैं ल्यूटिनिंग हार्मोन का। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूं कि जब यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमारे पास जो FSH है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस वक्त ओवरी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं ल्यूटिनिंग हार्मोन का।
LH का नाम दे देंगे इसको हम, ल्यूटिनिंग हार्मोन। अब यहाँ पर ये ल्यूटिनिंग हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर हम दूसरी ओवरी के अंदर बना लेते हैं। यहाँ पर अब हमने देखा था कि एक फोलिकल है, फोलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है, ओसाइट मौजूद होता है, जिसको हम एग का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर ये जो ल्यूटिनिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, इसका बेसिक काम यहाँ पर क्या होगा, इसने आकर भाई यहाँ पर फोलिकल के ऊपर अफेक्ट करना है और इस फोलिकल को ब्रेक करना है और इसमें से जो एग होगा उसको क्या कर देना है, रिलीज करना है, एग को बाहर रिलीज कर देना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फोलिकल से एग बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस स्टेज को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन का। क्लियर हो गई भाई, आपकी दो हमने स्टेजेस पढ़ ली, फॉलिकुलर स्टेज, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में हमने क्या देखा है कि जो हमारे पास ल्यूटिनिंग हार्मोन बना है, जो कि एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, उस वक्त एक हार्मोन बना, उस हार्मोन को हमने ल्यूटिनिंग हार्मोन का नाम दिया। अब इस ल्यूटिनिंग हार्मोन ने क्या किया कि इस फॉलिकल के ऊपर इफेक्ट किया, इसको ब्रेक किया और इसमें से जो एग था उसको रिलीज कर दिया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एग क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया आपने ओव्यूलेशन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो तीसरी स्टेज इसकी शुरू होती है, उस स्टेज को हम नाम देते हैं ल्यूटियल स्टेज का। ल्यूटियल स्टेज में भाई क्या होता है कि यहां पर अब हमें पता था कि ये हमारे पास पहले फोलिकल था। अब जब इसमें से फोलिकल में से एग बाहर रिलीज हो जाता है, एग बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बचता है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है फोलिकल का, इसकी शेप भी चेंज हो जाती है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसका हम नाम भी देखेंगे कि चेंज हो जाएगा। अब इसको हम कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। पहले हम इसको नाम दे रहे थे फोलिकल का, लेकिन अब इसमें से जब एग ने रिलीज हो जाना है, उस वक्त इसको हमने क्या नाम देना है, उस वक्त इसको हमने नाम देना है कार्पस ल्यूटियम का। कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, कलर इसका येलोइश हो जाएगा और यहां पर इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले फोलिकल का काम या हम फंक्शन देख रहे थे, उसने एग को कवर किया हुआ था। अब यहां पर इसका काम क्या होगा, अब इसका काम मुख्तलिफ हो जाएगा। अब इसने यहां से हार्मोन को रिलीज करना है। अब आपको पता है कोई भी हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी हमारे पास ऐसा पार्ट जो कि हार्मोन को रिलीज करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक ग्लैंड्स के तौर पर काम करेगा। अब ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये जो कार्पस ल्यूटियम है। तो इसने यहां पर हमारे पास, इसको यहां पर मैं नाम भी लिख दूं कि ये हमारे पास कार्पस ल्यूटियम, स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो गई तो वो देख लीजिएगा। कार्पस ल्यूटियम है, तो यहां पर इसने का काम अब हो गया कि इसने यहां से हार्मोन को रिलीज करना है। ये यहां पर एक हार्मोन को रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अब यहां पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ गया भाई, कि यहां पर पहले एस्ट्रोजन, हमने मुख्तलिफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। यहां पर अब जो हमारे पास कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम, वो यहां पर एक हार्मोन को रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहां पर ये हमारे पास ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ गया, इसने अब क्या करना है, इसने आकर ये जो वाल होती हैं इनको मजीद मोटा करना है। और यहां पर ये हार्मोन उस वक्त तक रहता है जब तक बच्चे की 9 मंथ तक, 9 महीने तक, आपको पता है कि उसके अंदर डेवलपमेंट होनी होती है, उस वक्त तक ये हार्मोन वहां पर क्या करता है, चौकीदारी करता है, ये यूट्रस वाल को मजीद मोटा करता है। अब हमें पता चल गया कि प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने पढ़ लिया। यहां पर आपकी बुक को अगर हम फॉलो करें तो उसके अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ, दिस हार्मोन डेवलप द एंडोमेटेरियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजेनरेटिंग, the progesterone secretion diminishes and sporting effect on the spongy endometrium is reduced। यहां पर हम देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अब आपको पता है कि हमारे पास ये जो एग रिलीज हो गया था इसमें से, फोलिकल से, वो एग ने अब कहां पर आना है, यहां से मूव करते हुए उसने यहां पर आना है। अब यहां तक एग ने कैसे पहुंचना है, अब हमें पता है कि यहाँ पर एक आपको मस्कुलर पेरिस्टालिसिस के जरिए कि मसल इसको पीछे से धकेलेंगे, आगे की तरफ मूव करवाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना कि खुराक हम लेके जाते हैं तो हमारे गले के अंदर पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस होता है जो कि खुराक को नीचे की तरफ धकेलता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये एग को आगे की तरफ धकेलेंगे। या यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया का काम क्या होता है, जब सीलिया बीट करते हैं तो उनकी बीटिंग की वजह से क्या होता है, ये एग आगे की तरफ मूव करता जाता है। तो यहाँ पर ये एग आगे की तरफ मूव करता जाएगा और यहाँ पर कुछ हमारे पास म्यूकस भी होंगे, म्यूकस भी रिलीज होगा। उस म्यूकस का काम क्या होगा कि उसने एग को थोड़ा मॉइस्चर रखना है ताकि एग इजीली आगे पास हो सके। तो यहाँ पर हमने देख लिया।
अगर तो कोई हमारे पास जो फीमेल है शादीशुदा है, अगर वो मैरिड है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर तो इंटरकोर्स हुआ है तो वहां पर ये जो एग है हमारे पास वो मिल जाता है उस स्पर्म के साथ, और स्पर्म से आगे जाइगोट बन जाता है। तो आगे उसकी मजीद हम देखते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट होनी होती है बच्चे की वहां पर होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अभी अनमैरिड होती हैं फीमेल्स, उनके अंदर क्या होता है कि जब वहां पर स्पर्म्स ने नहीं मिलना, तो हमारे पास ये जो एग है ये स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा, ये स्पर्म एग वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है तो वहां पर आकर फिर क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरोन देखता है कि यहाँ पर इसकी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई भाई, तो वो फिर प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि वहां पर ये जो हमारे पास कार्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो सिक्रेशन थी उसको बंद कर देगा। और यहाँ पर ये हमारे पास जो ये आ रहा था हमारे पास प्रोजेस्टेरोन जो कि इसकी वॉल को मोटा कर रहा था, वो भी उसकी जो सिक्रेशन थी वो क्या होगी, बंद होगी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास ये फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थी ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ से फीमेल्स के अंदर से ब्लड जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है थ्रू वजाना। वजाना के जरिए फिर ब्लड क्या होना शुरू हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। इस साइकिल को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कि तकरीबन हर फीमेल्स के अंदर 28 डेज के बाद ये रिपीट होता है। इस साइकिल को हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दे दिया। और ये पुबर्टी के बाद शुरू हो जाता है, जब कोई भी फीमेल ब्लोगर तक पहुंच जाती है तो उसके अंदर ये साइकिल शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो ब्लड वेसल थी जो कि यहाँ पर पहले से मौजूद थी, आपने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो गई थी, वो फिर वहां से ब्रेक होगी तो उसमें से क्या होगा कि ब्लड जो था वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लड है ये तकरीबन 3 से 5 या फिर 5 से 7 दिन तक ये जारी रहता है मुख्तलिफ फीमेल्स के अंदर। और ये आप कह सकते हैं कि अगर तो हमारे पास जो साइकिल है 28 डेज का, तो उसमें हम देखते हैं मोस्टली ये 21 या 22 को जाके ये डेट को स्टार्ट होता है ब्लीडिंग वगैरह का होना। तो ये हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आ जाता है हमारे पास प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमने देख लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है 28 डेज के बाद। अब ये जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल्स के अंदर होता है 45 से लेकर 50 एज तक। जब तक उनकी एज इतनी होती है तब तक ये साइकिल चलता रहता है। इसके बाद ये 50 के बाद तकरीबन फीमेल्स के अंदर ये बंद हो जाता है, मोस्टली फीमेल्स के अंदर ये बंद हो जाता है, ये साइकिल दोबारा नहीं आता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उस प्रोसेस को हम मेनोपॉज स्टेज का नाम देते हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने लिखी हुई है। मेनोपॉज स्टेज का बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। जब ऐसा प्रोसेस जिसमें फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, उस साइकिल को हम मेनोपॉज साइकिल का नाम देंगे। तो ये हमारे पास सारे का सारा प्रोसेस था जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।